MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। और आज शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही रूस जाने वाले हैं। यह खबर हमारे पास आ रही है। पुतिन से मुलाकात पर ट्रंप का बयान सामने आ गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस जाएंगे। पुतिन से मुलाकात को लेकर बोले हैं कि मैं पुतिन से मिलने रूस जा रहा हूं। और आज की पहली खबर भी अमेरिका में पहुंचे फेल्ड फील्ड मार्शल मुनीर की है। पाकिस्तान लगातार एक्सपोज हो रहा है और आज तो मुनीर ने खुद को बता दिया है कि वो कूड़ेदान है और भारत को बताया है कि वो मस्टीज है। दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान हर मोर्चे पर एक्सपोज होता जा रहा है। और सिर्फ इतना नहीं, आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इधर आप देख सकते हैं अलग अलग लोगों से मुनीर की मुलाकात हुई है, लेकिन यही मुलाकात पाकिस्तान के लिए भारी पड़ने वाली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख सकते हैं। और इधर भारत शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। भारत ने कह दिया कि गीदड़ भपकी से डरने वाले नहीं हैं और ये परमाणु ब्लैकमेल नहीं चलेगा। ये भारत की समंदर की ताकत आप देख रहे हैं। भारत ने बता दिया है चाहे समंदर हो या फिर आसमान, भारत किसी भी मोर्चे पर दुश्मन का खात्मा करने के लिए तैयार है। एमएन सुनाइए। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर निर्णायक प्रहार करेगा। भारत से जंग में बार बार पिटने के बावजूद पाकिस्तान है कि मानता नहीं। अमेरिका से पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने परमाणु बम की गिदड़ भपकी दी है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से परमाणु को लेकर धमकी दी गई। पाकिस्तान के पास फिर ऐसे ऐसे एटमी हथियार हैं, जब वो चल गए तो 200 साल तक न हिंदुस्तान में फसल होगी न आगे इसकी नस्ल पैदा होगी। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। लेकिन भारत को धमकी देने के चक्कर में मुनीर एक बार फिर गलती कर बैठे। इसे लेकर मुनीर के साथ पाकिस्तान भी मजाक बन गया। देखा आपने, मुनीर अमेरिका के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर रहा है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुनीर खुद को कूड़ेदान बता रहा है। अमेरिका की धरती पर जब पाकिस्तान जनरल ने गीदड़ भपकी दी तो वो एक्सपोज हो गया। अगर भारत के साथ जंग में पड़ेंगे तो पाकिस्तान खतरे में पड़ जाएगा। तो हम इस पूरे क्षेत्र को ही परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। हम परमाणु संपन्न देश हैं। हमें लगेगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर ही डूबेंगे, ये फील्ड मार्शल कह रहा है। और इधर सिंधु नदी भारतीयों की कोई निजी संपत्ति नहीं है। हम अब भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे। वो ऐसा करेगा तो हम 10 मिसाइल दाग देंगे। मुनीर ने इस दौरान पाकिस्तान का सच बता दिया। इधर भारत हाईवे पर आती हुई मर्सिडीज की तरह है, मुनीर कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो बजरी से भरा डंप ट्रक है। समझिए, अगर यह ट्रक कार से टकराएगा तो नुकसान किसका होगा? मुनीर के इस बयान पर पाक में ही मजाक बन रहा है। और इधर भारत ने परमाणु धमकी पर करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने धमकी को गैर जिम्मेदाराना बताया। परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की आदत है। ऐसी धमकियों के आगे भारत झुकने वाला नहीं है। मित्र देश की धरती से ऐसी धमकी दुखद है। विश्व ऐसे बयान से नतीजे पर पहुंचे। पाक सेना की आतंकियों से मिली भगत है, यह साफ होता है। और पाक के हाथों में परमाणु होना खतरनाक है।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही परमाणु धमकी पर बयान दिया था। अब आपको बता रहे हैं कैसे मुनीर के बयान को लेकर पाकिस्तान में मजाक उड़ाया जा रहा है। सुनवाते हैं आपको। आज बहुत ही सीरियस हो गए सब। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि उन्होंने ना तो न्यूक्लियर वेपन्स की बात की, ना ही मिसाइल्स की बात की। तो हो सकता है वो ये कह रहे हो क्योंकि हमने आधी दुनिया से कर्जा ले रखा है, तो अगर हम डूबे तो आधी दुनिया डूब जाएगी, क्योंकि हमारे साथ उनका पैसा भी डूब जाएगा। तो हो सकता है कि वो इस मतलब में बात कर रहे हो, लेकिन आप लोग क्योंकि सिर्फ वेपन्स को ही सोचते हैं तो शायद आप वेपन्स की तरफ चले गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कोई भी ऐसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात कर सकता है, और ना ही शायद करनी चाहिए। फील्ड मार्शल नहीं है, फील्ड मार्शल है। और एक दूसरे देश की सॉइल पे अमेरिका जाके भारत को न्यूक्लियर ऑल आउट अटैक की धमकी देना, जिसमें आप कह रहे हैं ना केवल भारत, आधी दुनिया को आप तबाह कर देंगे। क्या उस आधी दुनिया में अमेरिका भी शामिल है? 1.5 पौए 2 पौए वाले नासर मिसाइल पे लगाने वाले, उससे दुनिया क्या, उससे तो आसपास के 10 गांव तबाह नहीं होंगे। ठीक है साहब, ये गीदड़ भभकी किसी और को दीजिए। ये गीदड़ भभकी क्यों दी जा रही है, इसका कारण मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मुनीर पहुंच गए अमेरिका और ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। इसके पहले भी गए थे, लंच किया था, और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ही ये सब कुछ करवा रहा है। इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि अभी जो स्थिति है पाकिस्तान की, वो उसे ले डूबेगी। दिखाते हैं आपको कैसी तस्वीर आज आई है, ये आप देख सकते हैं। अमेरिका से पाक फेल्ड फील्ड मार्शल ने परमाणु धमकी दी है। सिर्फ इतना नहीं, सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप के इशारे पर क्या मुनीर ने ऐसा किया है? 50% टैरिफ लगाने के बाद भी भारत ने सरेंडर नहीं किया। इधर भारत ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। इस दौरान मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई। इतना ही नहीं, मोदी जिनपिंग से भी जल्द ही मिलने वाले हैं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्लान फेल होता देखा और हार के बावजूद मुनीर को पाकिस्तान में प्रमोशन मिला है। ऑपरेशन सिंदूर में करारी शिकस्त के बाद मुनीर अमेरिका चला गया था। मुनीर ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और मुनीर पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्होंने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की। मुनीर उसके बाद से ही ओवर कॉन्फिडेंस में मुनीर अमेरिका से आधी दुनिया को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। उस पर ट्रंप की चुप्पी की वजह भी बिल्कुल साफ है। क्या है बताता हूं। दरअसल अमेरिका पाकिस्तान में 3 डील होने वाली है। ध्यान से सुनिए। ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से हथियार खरीदे। 2019 से 2024 के बीच पाक ने 80% हथियार चीन से खरीदे और ट्रंप पाकिस्तान में क्रिप्टो को लेकर भी मुनीर से डील कर रहे हैं और इस डील का सीधा फायदा जूनियर ट्रंप को होगा। तो ये तस्वीर आपने देख ली है। अब आपको बताते हैं इस पर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, वो आपको सुनवाते हैं। अगर जो इस्लामाबाद को कुछ अटैक या कुछ हुआ तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा और उससे आधी दुनिया तकलीफ में आ जाएगी। एक फील्ड मार्शल ऐसे बोलने से मतलब कुछ दाल में काला है और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है ये भी दाल में काला लग रहा है। भारत को चेतावनी देनी होनी चाहिए कि कुछ पार्टनरशिप चल रही है अमेरिका और पाकिस्तान। जो फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिका गए हैं, पता करना होता है क्या चल रहा है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच, जिसकी स्थिति बहुत ही मुश्किल है इकोनॉमिकली एंड वर्ल्ड वाइड। मुनीर पाकिस्तान की टेररिज्म के आका हैं, सो इसमें उसको दोनों तरफ से खतरा है और ये उनको महंगा पड़ रहा है। तो अपनी खींच उतार रहे हैं, वो अमेरिका में बैठे हैं क्योंकि अमेरिका उनको इस समय बहुत आवभगत कर रहा है क्योंकि उन्होंने उनके ट्रंप साहब के लिए नोबेल प्राइज की रिकमेंडेशन दी है। तो ये सारा गेम जो चल रहा है, अमेरिका जो है वो चाहता नहीं है कि इंडिया चाइना के क्लोज आए। तो अमेरिका भी चाहेगा कि पाकिस्तान ऐसी स्टेटमेंट बनाता रहे, कोई बात नहीं है। एक बड़ा ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि पूरी मीडिया में खलबली मच गई, सब आगे पीछे दौड़ रहे हैं और ये सारा का सारा गेम है। लेकिन इन सब के पीछे की वजह क्या है आपको बताता हूं। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान मिडिल ईस्ट है, यानी पाकिस्तान को अपने साथ लाकर
डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट के लिए क्या कोई प्लान बना रहे हैं? आखिर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं? पूरा मिडिल ईस्ट को लेकर क्या प्लान है, आइए आपको दिखाता हूं मैं। ये आप देखिए, पाकिस्तान के साथ मिडिल ईस्ट का इस्लामिक कनेक्शन है और डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं। अमेरिका पाक के जरिए मिडिल ईस्ट को साधना चाहता है। अमेरिका मिडिल ईस्ट पर भारी भरकम खर्च करता है। अपने एयरबेस और दूसरे संसाधनों पर 100 अरब डॉलर खर्च किए हैं। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री मार्ग पर ही 50 अरब डॉलर खर्च किए गए। अब चीन के साथ टकराव के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीति में बदलाव किया है। अमेरिका मिडिल ईस्ट की सुरक्षा पाकिस्तान को सौंपना चाहता है। अपने सैनिकों को अमेरिका यहां से जल्द निकालना चाहता है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिल गया और पाकिस्तान अमेरिका के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। भारत पाक सीज फायर का क्रेडिट पाक ने किसको दिया? डोनाल्ड ट्रंप को दिया। और इधर पाकिस्तान अमेरिका के करीब आने को काफी समय से बेचैन था। इधर भारत से टकराव के बीच पाकिस्तान का प्लान सफल हो रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपना वर्चस्व बनाना चाहता है और इसके लिए पाकिस्तानी सैनिक अमेरिका के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहले भी पाक के सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, और इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन अब आपको बताते हैं, इसको लेकर भी सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई है, सुनिए जरा। ऐसा है, केवल आसिम मुनीर नहीं, इनके वहाँ के नेता भी इस टाइप के गीदड़ भभकी देते रहे हैं। थोड़ा सा हिस्सा खो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर खत्म हो जाएगा। आज याद रख लें, आसिम मुनीर कि ये नया भारत है, और इस नया भारत में अभी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर देख लिया है, जिस पर हमने उनको मटिया मेट कर दिया और वो हमारा कुछ नहीं पाए। तो हमारे परमाणु बम भी तैयार हैं और हम इसके पहले कि वो भारत को नुकसान पहुंचाएं, उस परमाणु बम का हवा में उड़ा देंगे। मुनीर का यह बयान बेहद हास्यास्पद है। शायद मुनीर को यह नहीं पता, जब भी भारत के ऊपर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की है, भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की है, इस मुल्क के नौजवानों ने उसका कड़ा विरोध किया है। हमारे जवानों ने कड़ा विरोध किया है और सामने वाले को मुंह की खानी पड़ी। थोड़ी बातों से काम चलेगा नहीं। भारत ये 2025 का भारत है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये मोदी जी का युग है। और अब अभी ऑपरेशन सिंदूर और जितने भी मोर्चे पाकिस्तान ने छोड़े हैं, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है और पूरी देश की जनता का गर्व से सिर ऊंचा हुआ है। इसके लिए मैं हमारी सेना का, एआई का, खुफिया एजेंसी का धन्यवाद करता हूं। भारत की सेना बिल्कुल तैयार है और अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान को जमीन में और हवा में तो हमने खूब मारा है, लेकिन अब तो भारत की नौसेना भी तैयार है और नौसेना ने पूरी तैयारी कर ली है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान कोई गड़बड़ी करेगा तो फिर भारत की नौसेना उसे जमकर मारेगी, घर में घुसकर मारेगी। आइए आपको दिखाते हैं कैसे भारत और अमेरिका को जैसे पाकिस्तान साथ दे रहा है, पाकिस्तान और भारत की नौसेना में कितनी ताकत है। ये आप देखिए, अरब सागर हम आपको बता रहे हैं 60 नॉटिकल मील, और यहीं पर सबसे बड़ी ताकत है भारतीय नौसेना की। लेकिन इसी को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है और भारत ने अभी तक जबरदस्त तैयारी की है। अब आपको बताते हैं कि भारत की तैयारी क्या है। यह आप देखिए, अरब सागर में भारतीय नौसेना का युद्ध अभ्यास हमने आपको दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने बाद भारत ने यह शक्ति प्रदर्शन किया है। समंदर में भारतीय नौसेना अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए तैयार है और भारतीय नौसेना का 11 और 12 अगस्त को यह युद्धाभ्यास रहेगा। इधर पाकिस्तान ने अपने इलाके में फायरिंग ड्रिल की है। भारत पाक ड्रिल पर दुनिया की नजर है। दोनों देशों ने ड्रिल के जरिए नोटम भी जारी कर दिया है। 60 नॉटिकल मील की दूरी पर दोनों देश की नेवी रहेंगी, जो मैंने अभी आपको मैप पर दिखाई। इसका सीधा मतलब यह है कि अरब सागर में दोनों देश की नौसेना एक्टिव है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों ही देश शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि भारत की पूरी ताकत है और यह ताकत बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया है। अब आपको दिखाते हैं यह तस्वीर।
ये तस्वीर आपको याद होगी, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान में खलबली मची हुई थी और कैराना हिल्स आपने सुना होगा। तो आज हम पाकिस्तान से कहना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान कैराना हिल्स भूल चुका है? क्या पाकिस्तान को ध्यान नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान ने जैसी हरकत की थी उसके बाद जबरदस्त भारत की ब्रह्मोस ने प्रहार किया था। दिखाते हैं इसलिए कि कैसे भारत को धमकी देने वाले मुनीर कैराना हिल्स भूल गए हैं क्या? कैराना हिल्स पर हमले के बाद पाक डर गया था, पैनिक में आ गया था और कैराना हिल्स पर हमले की भी भारत ने सैटेलाइट तस्वीर दी है। ब्रह्मोस से मची तबाही के निशान पहाड़ पर आज भी मौजूद हैं। पंजाब प्रांत के सरगोदा में कैराना हिल्स स्थित है। यह एक लंबा चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र है और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे ब्लैक माउंटेन्स भी कहा जाता है। यहां पहाड़ियां चिनाब, नगर और सरगोदा के बीच में फैली हुई हैं। सरगोदा एयरबेस से 8 से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है और 1989 में पाकिस्तानी आर्मी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और यहां पर परमाणु हथियारों के भंडारण के साथ परीक्षण होता था। साल 1983-1990 के दौरान कुल 24 सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें प्लूटोनियम, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और आप सोचिए कि पाकिस्तान गीदड़ भपकी दे रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान को कि ये गीदड़ भपकी अमेरिका में रहकर अगर आप दे रहे हो तो आप बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने भारत की पूरी ताकत को देखा है। दिखाते हैं। सबसे पहले अमेरिका को ले डूबे ना, ताकि कहानी खत्म हो जाए। तो पाकिस्तान को जो स्याह दे रहा है उसी को ले डूबना चाहिए। बाकी भारत को जो हमला का ये जो आसिम मुनीर थ्रेट दे रहा है, अगर भारत की तरफ कोई उसने बदनीयत की तो पाकिस्तान नक्शे से उड़ जाएगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। और पाकिस्तान को लेकर के भारत पूरी तरीके से हाई अलर्ट में है और इस तरीके की जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, और जाहिर है कि पाकिस्तान में जो रियल रूलर्स हैं वो पाकिस्तान की सेना ही है। और पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष का ये जो बयान है, नापाकी अस्त्रों के इस्तेमाल की जो धमकी है, उसको निसंदेह भारत ने उसका नोट लिया है और पाकिस्तान की ऐसी किसी भी साजिश का जवाब देने के लिए जाहिर है कि भारत समर्थ है, सक्षम है, संकल्पबद्ध है। यदि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किसी ऐसे दुस्साहस की तरफ उसने कदम बढ़ाया तो जाहिर है कि यह पाकिस्तान के पूरे अस्तित्व के विनाश का कारण बनेगा। और पाकिस्तान अगर ये कदम बढ़ाने की सोचेगा तो उसे बता दें कि पाकिस्तान के लिए फिर वो आखिरी रात होगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर आए। उत्तर प्रदेश में संभल के बाद फतेहपुर में बवाल हो रहा है और जबरदस्त बवाल हो रहा है। ये आप देखिए, फतेहपुर में यही वो जगह है जिसे लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और ये विवाद अब हिंसक रूप भी ले सकता है, जैसा आपने संभल में देखा। अगली तस्वीर दिखाइए, देखिए आप जरा, यहां पर पुलिस की टीम है और देखिए जरा, जैसा हमने कहा कि ये विवाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। पूरे मकबरे को लेकर कैसे पूरा विवाद हो रहा है, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा। बड़ी संख्या में यहां पर हिंदू संगठन के लोग आ गए, हाथों में झंडा लेकर जबरदस्त नारेबाजी करने लगे और फतेहपुर में इसी मकबरे पर आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिस की टीम भी मौजूद है। हंगामा इधर हो रहा था। अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप, मकबरे में भगवा झंडा लगा दिया गया और इस झंडे के बाद भी जबरदस्त बवाल मचा है। लेकिन ये आप तस्वीर देखिए, हिंदू संगठनों का दावा है कि ये एक मंदिर है और इसलिए यहां पर भगवा झंडा लगा दिया गया है। इधर भगवा झंडा लगा, उधर मुस्लिम संगठन के लोग आ गए। देखिए आप, भगवा झंडे के बाद मुस्लिम संगठनों की भीड़ आ गई, हाथों में लाठी डंडा लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। ये आप देखिए, हाथों में लाठी आपको दिखाई दे रही है और छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हो गए। यानी धीरे धीरे ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता रहा।
अब इधर प्रदर्शन हो रहा था और पत्थरबाजी हो गई। देखिए जरा, बड़ी संख्या में लोग यहां पर आते गए और फिर जबरदस्त पत्थरबाजी हुई है। पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। मंदिर और मकबरे पर बवाल के बीच भारी पत्थरबाजी फतेहपुर में देखी जा रही है। घटना की पूरी जानकारी अभी प्रमुख सचिव गृह से लेकर हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। ये कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? और ये हिंदू महासभा के लोग कौन होते हैं जो मकबरा खुद शहीद करेंगे? उनको आपत्ति थी तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था, पुलिस में जाना चाहिए था, मगर इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर के माहौल को खराब करने की ये एक साजिश रची गई है। वहाँ पे सभी सनातनियों को पूजा पाठ करने की अनुमति मिलना चाहिए और हम लोगों का वह मंदिर है ठाकुर जी का, वह मंदिर हमको लोगों को मिलना चाहिए। जो हमारा है वो हमको मिलना चाहिए और इन पर एक्शन होना चाहिए। ये देश मनमानी गुंडागर्दी से चलेगा, कट्टरपंथी लोग अपनी मनमानी जो चाहे करेंगे। यह संविधान की भी कोई हैसियत है, कोई अहमियत है? मैं तमाम सेकुलर लोगों से कहना चाहता हूं कि रोज ये हो रहा है, इस पर कुछ तय कीजिए। कानून हाथ में ना लेकर के उन्हें प्रशासन का सहयोग लेना चाहिए। कई जगह अधिकारी निकम्मापन करते हैं और चीज़ों को डिले करते हैं, उस कारण से ये आक्रोश पनपता है। लेकिन उन लोगों के बारे में जानकारी हुई है कि वो लोग अच्छे महादेव के भक्त हैं और अगर कहीं कोई ज़रूरत है तो उन्हें हम लोग मदद करेंगे कि वहाँ जो हमारे पुराने जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जो भी हमारे धार्मिक मंदिर हैं, वो उनका पुनरुद्धार हो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि कार्रवाई होगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर आए। बड़ी खबर है, वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को लेकर विवाद हो रहा है। नेता मैदान में आ गए और अब तो संग्राम छिड़ गया। दिखाते हैं आपको, देखिए आप, सड़क पर आज कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के साथ, और इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता आपको दिखाई दे रहे होंगे। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर यह प्रदर्शन किया गया। सर, वो एक्चुअली बात नहीं कर सकता। राहुल गांधी इधर मोर्चा संभाले हुए तो उधर अखिलेश यादव को आप देखिए, लाल टोपी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आए और बैरिकेड पर चढ़ गए। देखिए जरा इस तस्वीर को आप देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने इससे पहले इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आज जब दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था तो इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता प्रदर्शन में थे। उन्होंने भी बैरिकेड पर चढ़कर जबरदस्त प्रदर्शन किया। उधर जा। यह प्रदर्शन इंडिया अलायंस के नेताओं का था, इसलिए सांसद भी मैदान में आ गए। देखिए आप जरा, संसद के अंदर तो आवाज बुलंद की जा रही थी, लेकिन अब जबरदस्त तरह से सभी सांसद एकजुट हो गए और मार्च से पहले ही संसद में जमावड़ा लगाया गया। तो यह प्रदर्शन हो रहा है एसआईआर को लेकर, वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर इस प्रदर्शन के पीछे कितनी सियासत है। वोटर वेरिफिकेशन पर जमकर सियासत हो रही है। अब तक संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन हो रहे थे। आज विपक्षी दलों के 300 सांसदों ने एसआईआर पर मार्च निकाला। विपक्ष का आरोप है कि वोटों की चोरी हो रही है, एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है। इस विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता शामिल हुए, जो आप देख रहे हैं। इस दौरान विपक्षी दलों के हाथों में तख्तियां और बैनर भी दिखे। विपक्षी दलों के सांसद वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे भी लगा रहे थे और वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ सांसदों का जत्था चुनाव आयोग जा रहा था। 300 सांसदों के इस बड़े जत्थे में बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी शामिल थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें परिवहन भवन के बाहर ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और सांसदों के बीच बहसबाजी हुई। इस बीच अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांद कर निकल गए। पुलिस के रोकने के बाद सांसद वहीं धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने सभी सांसदों को डिटेन कर लिया और बस में भरकर उन्हें संसद मार्ग पुलिस थाने ले गए। 2 घंटे बाद सभी सांसदों को संसद मार्ग थाने से रिहा कर दिया गया है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई इसके सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है
कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। यूपी के सब बाई इलेक्शन लूट लिए गए। राहुल जी ने जो आरोप लगाए हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है वही बात तो हम उससे पहले हम भी आरोप लगा चुके हैं। चर्चा भी चाहते हैं, हमारी बात सुनी जाए, अगर वोट कटेंगे। क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और देश को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। चुनाव को मैनिपुलेट करती है और जब पर्दा उठने लगा है तो पर्दादारी कर रहे हैं। जब ये बार बार इलेक्शन कमीशन के सामने लाते हैं, हमारी कंप्लेंट्स को नोट नहीं किया जाता, रिकॉर्ड नहीं किया जाता, फिर कह देते हैं कि कोई आया ही नहीं, कोई गलतियां ही नहीं हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और जनता को जागरूक करते रहेंगे, क्योंकि एकमात्र आपका अधिकार है, अगर वो भी छिन गया तो मैं मानती हूँ आपकी सारी आज़ादियाँ जो एक वन बाय वन निकाली जा रही हैं वो भी खत्म हो। जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन के दौरान कई सांसदों की तबीयत बिगड़ती दिखी। टीएमसी सांसद मिताली बाग की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। उनके सहयोगी सांसद उन्हें सहारा देते दिखाई दी। टीएमसी की एक और सांसद है महुआ मोइत्रा, वो भी बड़ी परेशान दिखी। उन्होंने भी उनके साथी सांसदों ने संभाला और उन्हें पानी पिलाया। हाथ में बैनर जो था उसी से ही हवा दी गई। दरअसल विपक्षी दलों ने आज पहले से मार्च की रणनीति बना ली। संसद शुरू होते ही उन्होंने वोटर लिस्ट पर अन्य दिनों की तरह हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा के स्पीकर उनसे शांत रहने और कार्यवाही में भाग लेने की अपील करते रहे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ और इसी का नतीजा रहा कि संसद भवन पर हंगामे के बाद सांसद संसद परिसर में इकट्ठा हो गए, जिसके बाद संसद के मकर द्वार के आसपास चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च शुरू किया गया। लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी और परमिशन नहीं होने की वजह से चुनाव आयोग तक ये तमाम सांसद नहीं पहुंच पाए। राहुल गांधी जी सहित विपक्ष के सभी सांसद ना तो कोई चर्चा करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को अपने संवैधानिक दायित्व को भी पूरा नहीं करने देना चाहते हैं। जो घुसपैठी इस देश में आए हैं या जो इन्होंने खुद ने अपने अपनी सीटों में लोगों को गलत रजिस्टर करा के वोटर बनाए, अपना झूठ, अपनी चोरी छुपाने के लिए शायद ये पूरा यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। ये हिट एंड रन है क्या? कुछ बोल के और निकल गए, जैसे संविधान खतरे में है बोले और निकल गए। कुछ भी बोलो और निकल जाओ। कोई भी प्रॉपर तरीका आप दे दीजिए इलेक्शन कमीशन को। जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप लिख करके शपथ पत्र में दे दीजिए, उसकी जांच करेगा, तो आप क्यों भाग रहे हैं? उससे देना चाहिए ना। आप क्या माने लोगों से अलग हैं क्या आप? इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए समय खुद मांगा और इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा क्यों है? वोट की डकैती होती थी। ये वोट की डकैती वाले लोग, ये वोट की राहजनी करने वाले लोग, ये वोट को लोकतंत्र को उपहास बनाने वाले लोग आज ये हताशा मार्च निकाल रहे हैं। ये हताशा मार्च अब केवल तमाशा मार्च बन के जनता के लिए रह गई है। तो यहां विपक्ष वोटों की चोरी होने का आरोप लगा रहा है। आपको दिखाते हैं, राहुल गांधी ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरुआत की। ये 7 अगस्त की हम दिखा रहे हैं आपको, जहां बताया कि किस किस सीट पर कितने वोटों की चोरी हुई। लेकिन अब राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ गई है। ये क्यों कह रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाई, ये देखिए आप। राहुल गांधी को हरियाणा सीईओ ने नोटिस दे दिया है। यानी राहुल ने जो कहा उसका सबूत देना पड़ेगा और इसलिए मैं कह रहा हूं राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ गई है। इधर एक और तस्वीर दिखाते हैं। राहुल गांधी ने 7 अगस्त की तारीख को ही अलग अलग राज्यों के बारे में बात की थी और ये आप देख रहे हैं, यही वो शकुनी जी हैं, जो शकुनी रानी, इनको लेकर राहुल गांधी ने अलग अलग तरह के दावे किए। लेकिन इस पर भी राहुल गांधी फंस गए। क्यों कह रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। राहुल गांधी को कर्नाटक सीईओ ने नोटिस दिया है कि आपके पास जो सबूत हैं उसे बताइए और प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो राहुल गांधी की मुश्किल और ज्यादा बढ़ेगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं राहुल गांधी पहले भी कई सारे मामलों को लेकर कोर्ट में जा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से कैसी मुश्किल बढ़ गई है, आइए आपको दिखाता हूं। एक तरफ राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे हैं, यह आपने देखा,
और इधर संसद भवन से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक उन्होंने मार्च निकाला। दूसरी तरफ चुनाव आयोग उन्हें नोटिस थमा दिया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें नोटिस भेजा है। हरियाणा के सीईओ ने राहुल से उनके आरोपों पर 10 दिन में जवाब मांगा है। सीईओ ने उन्हें वोटर लिस्ट से संबंधित गड़बड़ियों के दस्तावेज सौंपने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने राहुल से हस्ताक्षरित बयान देने के लिए भी कहा है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल ने हरियाणा का बाकायदा मैप दिखाया और हरियाणा की एक विधानसभा में 1 लाख वोट बढ़ गए, यह दावा किया। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि यहां कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। एक विधानसभा में ही 12 से 15% वोट बढ़ गए और ये वोट तब और अहमियत रखते हैं जब चुनाव में जीत हार का अंतर 2 से 4% का हो। दरअसल राहुल की मुश्किल चौतरफा है, घिर गए हैं वो, क्योंकि राहुल के कर्नाटक सीईओ के भी नोटिस उन्हें दिया गया है। राहुल को नोटिस भेजकर वोट चोरी वाले बयान पर राहुल गांधी से सबूत मांगे गए हैं। राहुल ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट चोरी के आरोप लगाए थे। उन्होंने एक महिला शकुन देवी का वोटर लिस्ट में नाम दिखाया और कहा कि शकुन रानी ने चुनाव में 2 बार वोट दिए। सीईओ ने राहुल से कहा कि आपके आरोप निराधार हैं। महिला ने भी डबल वोटिंग से इनकार किया। अब कहा जा रहा है अगर आपके पास सबूत हैं तो भाई दे दीजिए चुनाव आयोग, ताकि चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों की जांच कर सके। हरियाणा सीईओ ने 10 दिन के अंदर शपथ पत्र जमा करवाने के लिए भी कहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीईओ उस राज्य का सबसे बड़ा चुनाव अधिकारी होता है, इसलिए वही लोग राहुल गांधी को नोटिस दे रहे हैं। अब राहुल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इधर वार पलटवार भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में शुरू हो गया। सुनवाते हैं आपको। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की, कहा कि मेरे पास एटम बॉम्ब है, पर एटम बॉम्ब जब सुतली बम निकला तो उनका पूरा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया और राहुल गांधी अब पिनोकियो की तरह पेश आ रहे हैं। हाँ, भारतीय राजनीति के पिनोकियो की तरह, क्योंकि आधे घंटे के अंदर ही राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ने की कोशिश की थी उसके सारे सच सामने आ गए। आदित्य श्रीवास्तव, जिनके बारे में कह रहे थे 3-3 जगह पर वोट है, उनका भी फैक्ट चेक मीडिया ने किया। उनका तो बयान सामने आ गया कि एक ही जगह पर वोट है। पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार कहा राहुल गांधी से कि अगर आप सच कह रहे हैं, अगर कुछ छुपाने वाली बात नहीं है तो ओथ और एफिडेविट पर दे दीजिए हमें, ताकि हम इस पर कार्रवाई कर सके, तो राहुल गांधी भाग गए। यही इनकी प्रवृत्ति है, हिट एंड रन। धमकी देते हैं इलेक्शन कमीशन को, बोलते हैं कि देख लेंगे तुम्हें, एक एक को देख लेंगे अगर मेरी बात नहीं मानी तो धमकी देना, और जब प्रमाण मांगा जाए तो अहंकार दिखाना, ये राहुल गांधी का असली चरित्र है। चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि हर फर्जीवाड़े का सबूत देने के बाद आप शपथ पत्र मांगते हैं। शपथ पत्र देंगे कि अगर फर्जीवाड़ा सही पाया गया, शिकायतें सही पाया गया, तो आप इस्तीफा देंगे, आपको बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती कि नहीं होती है? तो देखा आपने, ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं राहुल गांधी कैसे फंस गए हैं। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसे लेकर वो पूरी तरह से उलझ चुके हैं। अब उन पर सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। लेकिन वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस के अंदर भी राहुल की मुश्किल बढ़ गई है, बगावत शुरू हो गई। एक तरफ चुनाव आयोग ने राहुल को नोटिस भेजा है, दूसरी तरफ कर्नाटक कांग्रेस में ही बवाल खड़ा हो गया। सिद्धार्थ सरकार में मंत्री के.एन. राजन्ना ने इस्तीफा दे दिया है। के.एन. राजन्ना सिद्धार्थ रमैया की सरकार में सहकारिता मंत्री थे। दरअसल रमन्ना ने एसआईआर पर पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। बेंगलुरु की रैली में राहुल ने इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात के आरोप लगाए थे, जिसके बाद राजन्ना ने कहा था पार्टी को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि मतदाता सूचियों में संशोधन तब किया गया था जब हमारी अपनी सरकार सत्ता में थी। तब हमारी पार्टी ने आंखें क्यों मूंद ली? ये सच है कि अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन ये हमारे लिए अपमानजनक है कि ये सब हमारी नाक के नीचे हुआ। शर्म की बात है कि हमने इसकी निगरानी नहीं की है। अब आपने देखा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ती जा रही। बहरहाल खबरों में आगे बढ़े और आज एक और खबर आपको दिखाएंगे जो आपसे जुड़ी हुई है, आपके बच्चों से जुड़ी हुई है, क्योंकि आजकल डे केयर का जमाना है। आपने देखा होगा छोटे छोटे शहरों में एक एक कमरे में डे केयर शुरू हो गए, लेकिन डे केयर में आपका बच्चा कितना सुरक्षित है, क्या वाकई वो सेफ है? क्योंकि आज जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये आप देखिए, डे केयर में
जो मैडम है जो बच्चों की रखवाली करती है वही बच्चे को मार रही है और जबरदस्त तराज से मार रही है। ये पूरी तस्वीर वहां पर कैद हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, खिलाते हुए एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को वो खिला रही है, लेकिन खेलते खेलते आप देखिएगा कैसे मारपीट करती है। आप देखिए दीवार में उसका सर घुसा दिया। और आम तौर पर आजकल अगर माता पिता दोनों काम करते हैं तो बच्चे को डे केयर में छोड़कर जाते हैं और वहां से ऐसी तस्वीरें डराने वाली हैं, सावधान करने वाली हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये भी डे केयर की तस्वीर है जहां पर बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, खिलाते हुए कहीं मारपीट की जा रही है। ये आप देखिए, बच्चे को एक खिलौने के साथ वो मैडम खिलवा रही है और उसके बाद उन पर लपड़ों की बरसात कर देती है। देखिए आप जरा, डे केयर में बच्चे अगर आप भेज रहे हैं तो आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें सावधान करने वाली हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। अगर आपका बच्चा भी डे केयर में जाता है तो क्या वो सेफ है? आइए आपको बताते हैं। अगर आपका बच्चा भी डे केयर सेंटर में जाता है तो सुन लीजिए, ये खबर गौर से देखिए और सावधान हो जाइए। दिल्ली से सटे नोएडा की डे केयर सेंटर में एक बच्ची को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। माँ बाप डे केयर में जिस 15 महीने की बच्ची को देखभाल के लिए छोड़कर गए थे, उस बच्ची के साथ एक मेड ने हैवानियत की, जिसे देख और सुनकर सबका दिल कांप उठा। मेड ने फूल जैसी मासूम बच्ची के मुंह पर पहले खिलौना ठूंस दिया, फिर 2 बार जमीन पर पटक दिया, पीठ पर थप्पड़ मारे, सीने पर मुक्का मार दिया। इतने पर भी उसका दिल नहीं पसीजा और बच्ची का सिर दीवार से टकरा दिया। इस हैवानियत का खुलासा तब हुआ जब मां अपनी बेटी को डे केयर से घर लेकर आई। देखिए आप, बच्ची जोर जोर से रो रही थी। कपड़े बदलने पर उसकी दोनों जांघों पर काटने तक के निशान मले हैं और बच्ची को डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि ये निशान दांत से काटे जाने के। सोचिए आप, बच्ची के माता पिता ने डे केयर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो पूरा सच सामने आ गया। इसके बाद बच्ची के पेरेंट्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने डे केयर की संचालिका और आरोपी मेड के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी मेड नाबालिग है, यह भी सोचिए, इसलिए उसे गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेजा गया। पुलिस और एजेंसियां अब यह पता कर रही हैं कि डे केयर के पास लाइसेंस है या नहीं। मतलब नोएडा डे केयर केस में तो एक्शन हुआ ही, लेकिन डे केयर भेजने वाले लाखों पेरेंट्स को क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर आप अपने बच्चे को डे केयर में भेजते हैं तो उसके स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन हो, यह जानकारी रखें। 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो 10 बच्चों पर एक टीचर होता है। 3 से 6 साल के बच्चों पर हैं तो 20 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। सीसीटीवी फुटेज से पेरेंट्स डे केयर और बच्चों पर नजर रखें, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। डे केयर सेंटर में प्राथमिक चिकित्सा किट भी होनी चाहिए। तय करें कि डे केयर के आसपास कोई अस्पताल भी हो। डे केयर के कर्मचारियों की ट्रेनिंग और अनुभव भी आपको परखना होगा। क्या वो आपके बच्चे को संभाल पाएंगे, ख्याल रख पाएंगे? जब बच्चे रोते हैं तो क्या वो उसे शांत कर पाएंगे? किसी परेशानी में तुरंत डे केयर से आपका संपर्क हो पाएगा? आप पहुंच पाएंगे ऑफिस का काम छोड़कर? आपको कभी भी अचानक डे केयर विजिट करना चाहिए। इससे आपके डे केयर का असली इंतजाम आपको पता लगेगा। कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत आपको पुलिस से शिकायत करनी होगी। अब आपको सुनवाते हैं किस तरह से इसको लेकर डॉक्टर क्या कह रहे हैं। 15 महीने की बच्ची के साथ मारपीट की सूचना डे केयर स्कूल के अंदर बच्ची के अभिभावकों द्वारा दी गई। उस संदर्भ में तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और जो मेड थी जिसके द्वारा ये घटना की गई थी उसको तत्काल ही पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। डे केयर संचालक के खिलाफ हम लोगों ने जो उनके विभाग के अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी और चाइल्ड वेलफेयर से उनको लिखा हुआ है ताकि वो अपने स्तर से सभी तरह के चेक्स, लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशन चेक करें और इस तरह के अन्य डे केयर हैं उनको भी अपने स्तर से चेक करने की कार्रवाई करें। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और खबर लेकर आए। हाल ही में भारत में कुत्तों को लेकर बड़ी बहस हो रही है और आज सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। देखिए आप, कुत्ते जबरदस्त हमला करते हैं,
आपके घर के आसपास भी, मोहल्ले में, गली में इसी तरह रात के अंधेरे में कुत्ते किसी पर भी जबरदस्त आफत बनकर आते हैं और टूट पड़ते हैं। और इसी तस्वीरों को लेकर बार बार लोग आवाज उठा रहे थे कि आवारा कुत्तों पर काम करना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में 6 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। अब आवारा कुत्तों को लेकर किस तरह से उनका ख्याल रखा जाए, इस पर भी कई लोग बातें कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर क्या कहा है, आइए जरा आपको बताते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला काफी लंबे समय बाद आया, बार बार कई सारी कोशिश की गई, उसके बाद यह मामला आज सामने आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आपको बता दें। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। दिल्ली एनसीआर के नगर निकायों को आदेश दिया गया है, आवारा कुत्तों को पकड़कर तुरंत उनकी नसबंदी की जाए, आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसके बीच में आता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली सरकार एमसीडी इस पर एक्शन ले, जरूरत हो तो कुत्तों के लिए अलग से बल बनाए। 8 हफ्तों में सीसीटीवी के साथ डॉग शेल्टर बनाए जाए। नसबंदी के बाद कुत्तों को ना छोड़ें। 6 हफ्ते में 5000 कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दें। संवेदनशील इलाकों से शुरुआत करें। और बार बार कह रहा हूं, जो बाधा डालेंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में रोजाना पकड़े गए कुत्तों का रिकॉर्ड भी देखें, ये कह रहा है कोर्ट। 1 हफ्ते में डॉग बाइट और रेबीज के लिए हेल्पलाइन भी बनाई जाए। रेबीज वैक्सीन का पूरा स्टॉक और उपलब्धता की भी रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट ने 28 जुलाई को स्वतः मामले में संज्ञान लिया था। संसद में दिल्ली एनसीआर पर पेश रिपोर्ट का उन्होंने संज्ञान लिया। कोर्ट ने रेबीज से बच्चे और बुजुर्गों की मौत पर चिंता जाहिर की। पशुपालन राज्य मंत्री एसपी बघेल ने 22 जुलाई को लोकसभा में बताया था कि 2024 में ही 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए और इसमें 54 लोगों की रेबीज से मौत हो गई। दिल्ली में 6 साल की बच्ची छवि शर्मा की मौत हो गई। छवि को 30 जून को एक कुत्ते ने काट लिया था। इलाज के बावजूद 26 जुलाई को उसकी मौत हो गई। दिल्ली में डॉग बाइट के मामले 143% तक बढ़ गए हैं और इसलिए इसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। लेकिन आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। दिल्ली की जनता वर्षों से इस विषय पे परेशान है। माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे। मस्खरी और मजाक का मूड के साथ जो बेंच ने 10 लाख जीवों के भविष्य का इस तरह से ऑर्डर दिया है, ये एक बहुत ही दुखदायी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जिनका काम है जस्टिस डिलीवर करना, वो यहाँ तक कि कोडिफाइड लॉ को ओवररूल कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबर बताएंगे आपको धराली की, जहां पर बादल फटा और जबरदस्त तबाही आई। उसके बाद क्या मंजर है, कितने लोगों को बचाया गया, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कई लोग फंसे हुए। तस्वीर दिखाइए, देहरादून में बादल फट गया, जबरदस्त तबाही आई है। देखिए जरा आप, कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और इन इलाकों में आई बाढ़ की तस्वीर आप देख सकते हैं। घर के घर बहकर चले जा रहे हैं, दुकान की दुकान बह गई है, सड़कें बह गई हैं और देहरादून में बादल फटने के बाद जबरदस्त तबाही आई। अगली तस्वीर आपको बताते हैं देहरादून में कैसे गलियां, देखिए आप, समंदर बन गई हैं। गलियों में सैलाब आ रहा है, लोगों के घरों के बीच से ये पानी जा रहा है। देखिए आप, लोगों के घर आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनकी बालकनी तक पानी पानी हो गई है। कई लोगों के आंगन तक पानी भर गया है और ये सैलाब देहरादून में आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब आपको बताते हैं गलियों में जैसे ही पानी आया मवेशी भी परेशान होने लगे। देहरादून में गाय तक बहने लगी। देखिए आप, ये गाय भी बहने लगी है और इसका सीधा मतलब ये है कि आम लोग तो परेशान हुए, अब तो बेजुबान भी इस बारिश के कहर से बच नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं बादल फटने की वजह से असर क्या हुआ। तमसा नदी का पानी बढ़ गया,
तमसा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और इसलिए हम कह रहे हैं इस समय पहाड़ पर उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में पानी ने जबरदस्त परेशानियों को बढ़ा दिया है। अब आपको बताते हैं देहरादून में यह स्थिति थी। देहरादून में अभी काम चल रहा है और उत्तरकाशी धराली में जहां पर तबाही आई है, देखें आप, यहां पर घर के घर पूरे मलबे के अंदर दब गए। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही मलबे में जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। धीरे धीरे करके काम किया जा रहा है। देखिए आप, अभी भी मलबे को हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ के जवान वहां पर जुटे हुए हैं और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अभी भी उत्तरकाशी में स्थितियां ठीक नहीं हुई हैं। कई लोगों को बचाया जा रहा है, कई लोगों को मलबे से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और यही सबसे बड़ी बात है। यही रहेगा दिन भर। देखा आपने, अभी भी कई जगह पर लोग दबे हुए हैं और उन्हें संभालने की कोशिश की जा रही है। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि क्या कुछ कहा जा रहा है। लगभग सैकड़ों घर इस मलबे के नीचे दबे हैं, जिसके ऊपर इस समय मैं और अभिषेक खड़े हैं। ये पूरा मलबे का ढेर है। केवल थोड़ा मोड़ा मलबा नहीं, लगभग 40 से 50 फीट, 2-2 मंजिला, 3-3 मंजिला मकानें इसके नीचे दबी हैं। आप देखिए ये 1-1, 2-2 फ्लोर के घर कैसे ये तहस नहस और तबाह हो चुके हैं। ये घर आप देखिए, अंदाजा लगाइए। आपके और मेरे घर में ऊंचे ऊंचे दरवाजे तो होते होंगे ना। ये पहले दूसरे फ्लोर के आज दरवाज़ा है, इसके नीचे 2-3 फ्लोर ये घर जो है दब चुका है और ये थोड़ा सा दरवाज़ा मुझे दिखाई दे रहा है, जिन दरवाज़ों को खोलने के बाद हम और आप लोग अंदर प्रवेश करते थे। ये देखिए घर की छत है, नीचे आपको यहाँ पर लाइट आपको दिखाई देगा। ये खिड़कियाँ हैं, तो कितना मलबा ऊपर से आया, कैसे लोगों को लील गया। इस घर के अंदर ही कई लोग अभी दफन हैं। अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं ताकि जल्द ही लोगों को मलबे से बाहर निकाला जाए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। जॉन एफ कैनेडी। वक्त और दुनिया हमेशा एक सी नहीं रहती, इसलिए जरूरी है कि आप भी बदलाव लाते रहें, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। जिंदगी का ये अहम सूत्र दिया है जॉन एफ कैनेडी ने। वो 43 साल में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। सबसे कम उम्र में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने कई विदेशी संकट से अमेरिका को संभाला, निकाला। कैनेडी को पूरी दुनिया युवा और करिश्माई नेता के तौर पर याद करती है। उनके एक बड़े सूत्र को मानती है, बदलाव जिंदगी का नियम है। जो लोग केवल अतीत या वर्तमान को देखते हैं वो निश्चित रूप से भविष्य से चूक जाते हैं। इसलिए आप भी ध्यान रखें, बदलाव प्रकृति का नियम है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH